हम देखेंगे बहुपद होता क्या है। नाम से क्लियर है, जिसमें बहुत सारे पद रहेंगे वही क्या होगा, बहुपद रहेगा। जैसे इसमें बहुत सारे बच्चे हैं तो बच्चों की संख्या जिस प्रकार के, एक बच्चे रहेंगे कहेंगे एक बच्चा, दो बच्चे रहेंगे दो बच्चा, इस तरह से उस प्रकार से हम सब बीजगणित में आते हैं। तो बहुपद अर्थात पदों की संख्या गिनेंगे कितने पद हैं, जितने पद रहेंगे वही बहुपद हो। जैसे एक पद रहेंगे तो एक पद बहुपद, द्विपद रहेगा तो द्विपद बहुपद, त्रिपद रहेगा तो त्रिपद बहुपद, इस तरह से आप बता सकते हो बहुपद। तो ये नवये में था तुम्हारे में ये चीज़ें। अब जो दशये के हिसाब से है उसके बारे में चर्चा करते हैं। और एक चीज़, बहुपद होता कौन नहीं था, जैसे 1/x है, ये क्या बहुपद होता था, नहीं होता था। अगर कि एक के नीचे लग गया तो बहुपद नहीं होता, अर्थात अगर पावर माइनस में आई तो कभी भी बहुपद नहीं होता है। और एक कंडीशन थी, x के साथ रूट भी लगा रहता था। ऐसा जरूरी नहीं कि रूट x + 6 इस तरह से भी कुछ भी रखा, अगर x के साथ रूट भी लगा रहता था तब भी वो बहुपद नहीं होता था। चाहे इस तरह से लिखा रहे 1/x² करके +1 + 2x इस तरह, तो ये सारे बहुपद नहीं होते थे। ये नवये में हम सब पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद आते हैं कि समझ में आया बहुपद। अब एक चीज़, अगर एक पावर, जानते हो बहुपद की घात, बहुपद की घात नवये में भी पढ़ चुके हो, बहुपद की घात। अगर कोई बहुपद दिया गया है आपको तो जो उसकी सबसे बड़ी घात होगी वही उस बहुपद की क्या होगी, घात होगी। जैसे अगर मैं तुमको दे दूं 3x² + 2x + 1 ये दे दूं, तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन है, 2। कौन है, 2। तो कभी कभी तुमसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी इस बहुपद की घात है, तो देखना जो सबसे बड़ी घात होगी वही उस बहुपद की क्या हो जाएगी, घात। तो इसको घात को अंग्रेजी में बोलते हैं पावर। क्या बोल देते हैं, पावर। तो घात शब्द बोलने में उतना सही नहीं लगता है, इसलिए पावर शब्द बोलना ज़्यादा उचित। तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 2, या डिग्री भी बोल देते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री बोल देते हैं, या बहुपद की डिग्री भी बोल देते हैं इसको। तो डिग्री, घात, पावर, ये कुछ भी पूछे तो जो उच्चतम होगी, जो सबसे बड़ी घात होगी वही उस बहुपद की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। सबसे बड़ी घात जो होगी, सबसे बड़ी घात जो होगी वही उस बहुपद की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। अब बताना इसका, अगर मैं लिख दूँ 3x² + 6x + 2x⁻10 + 9, इसकी पावर कितनी होगी, 10। इसमें कुछ अपना मंत्र नहीं पढ़ना है, सीधा सा देख लेना है कौन पावर सबसे बड़ी है। तो जो पावर सबसे बड़ी रहेगी वही क्या हो गई, बहुपद की घात। तो इसमें सबसे बड़ी पावर कौन है, 10। कोई ज़रूरी नहीं कि यहीं पे लिखा रहे, कहीं पर भी इस बहुपद में लिखा रहेगा तो समझ लेना कि वही उसकी क्या है, पावर है या घात है। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 10। तो ये बहुपद कितना, 10 डिग्री वाला बहुपद कहलाएगा। 10 डिग्री वाला, 10 डिग्री वाला। और एक चीज़ दे रहा हूँ, तो हर तरह के प्रश्न तुम्हारे दिमाग में चलने चाहिए। जैसे मैं दे दिया 2x² + 5x + π⁻9 + 2, इसमें पावर कितनी होगी, इसमें पावर कितनी होगी, 2 होगी। पावर कितनी होगी, 2। पाई भैया अचर पद है, पाई कैसा पद है, अचर पद। चर पद की घात देखेंगे, किसकी घात देखेंगे, चर पद की। तो पाई का तो मान क्लियर पता है ना, 22/7। तो इसका चाहे जितना पावर बढ़ा लो, ये कौन सा है, चर पद नहीं है, अचर पद है। तो चर पद की भी घात देखेंगे। देखो, चर पद की ही घात देखेंगे, अचर पद की घात नहीं देखेंगे, ये चीज़ बताना था। तो इसकी पावर कितनी आ गई, तो 2। तो चलो एक प्रश्न ऐसे तुमको दे देता है, मान लेते हैं 3x² + 5x + u⁻9 + 8, जहाँ u एक अचर पद है। बताओ इसकी पावर कितनी है, 2 ही है ना। हाँ, तो जैसे कुछ भी सवाल कहीं से भी घुमा फिरा दे, तो यू अगर अचर पद दे दिया तो समझ लेना ये फिक्स वैल्यू हो गई, 2 3 4 5 कुछ हो ही गई ये। लेकिन x अलग अलग वैल्यू देगा, क्योंकि x कुछ फिक्स है नहीं, 1 ले सकते हो, 2 कुछ भी लोगे तो ये अलग अलग वैल्यू दे रहा है, इसलिए इसको चर बोल देते हैं।
और जो फिक्स वैल्यू है अचर, गिनतियाँ जितनी है चर। तो ये पता है ना चर और अचर, चलो ध्यान दे देंगे इसको। चर उसे कहेंगे ए बी सी डी को, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, अर्थात जिसकी वैल्यू दी ना रहे। ऐसे कह दिया जाए कि कोई संख्या है, तो कोई संख्या क्या पता है, नहीं है, एक्स है, एक्स कुछ पता नहीं है, तो कैसा हुआ, चर हुआ। और जैसे कह दिया जाए एक गांव में 10 लोग रहते हैं, तो बताओ वैल्यू फिक्स हो गई कि नहीं फिक्स हो गई। अगर लोग 10 हैं तो अर्थात 10 लोग हैं, वैल्यू फिक्स हो गई। फिक्स हो गई तो आचर पद बोल देंगे। कैसा पद बोल देंगे, आचर। तो तुमसे कभी कभी विलोम शब्द में पूछ लेगा, चर का विलोम अचर होता है, तो इसको ध्यान में रखे रहेंगे। तो कभी कभी पूछ लेता है। तो चर समझ में आया, जिसकी वैल्यू ना क्लियर पता रहे, कुछ भी हो सकती है वो चर, और जो एकदम फिक्स रहे अंक वाली वो अचर, इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसमें क्या है, एक्स फिक्स है, नहीं है, एक्स कुछ भी हो सकता है। लेकिन 5, अब बताओ 3 को और का लिख सकते हो, 3 तीने रहेगा ना, लेकिन एक्स कुछ भी हो सकता है। तो ये समझ में आई, ये चर और अचर चीज़ें। चर का मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड, अचर का मतलब गिनती। अचर का मतलब क्या, वास्तविक संख्या में शायद इसको बताए थे, अच्छा नहीं बताए थे। तो चर का मतलब ए बी सी डी, तो बहुपद में तुम्हें चर का मिलना जरूरी है, और नहीं रहेगा तो हम सब बना लेते हैं। कैसे, 9वें में पढ़े हैं। जैसे अगर दे दिया जाए एक, चर नहीं है इसमें, क्या चर है, नहीं है, बना देते हैं। कैसे बना लेते हैं, एक्स की पावर 0, एक्स पावर क्या करते हैं 0, इसीलिए इसको शून्य का बहुपद बोल देते थे, क्योंकि इसमें एक्स की पावर कितना है 0, इसीलिए कैसा बहुपद होगा, शून्य। क्यों, एक्स पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है ना। किसी भी संख्या की पावर अगर 0, चाहे 1000 की पावर 0, चाहे 2 की पावर 0, चाहे 1 की पावर 0, चाहे √3 की पावर 0, किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 तो वैल्यू 1 होती है हमेशा। वैल्यू कितना होगा, क्या चीज़, 0 अगर तो 1, अगर 1 हो तो फिर कह रहे हैं 1 की भी पावर 0 होगी तब भी 1 नहीं। हाँ, मतलब जहाँ आप 0 लिखे वहाँ 1 लिख दिया जाए ना। कहाँ पे 1 लिख दें, अच्छा 1 लिख दें, तो x की पावर 1 क्या हो जाएगी, x, और x 1 हो गया तो x, तो बताओ 1 बचा, नहीं बचा ना, तुमने चेंज कर दिया, 1 नहीं बचा। तो ये रेखीय बहुपद बोल देते हैं। कैसा बहुपद बोलेंगे, रेखीय, या एक घात वाला बहुपद, इसको कौन सा बोल देंगे, एक घाती बहुपद। समझ में आया, इसको एक घाती बहुपद बोल सकते हो। द्वि है तो द्विघाती बहुपद, इस तरह से भी थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है ना। तो ये समझ में आया, चर का मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड, दिमाग में रखे रहेंगे, फिक्स ना रहे चर, और फिक्स है गिनती तो अचर। और ये समझ में आया, घात अगर पूछ ले तो देखेंगे ये बहुत आसान सवाल होता है, डायरेक्ट आपको दे देगा, बोलेगा पावर कितनी है, तो जो सबसे अधिक आंख मूंद के वही क्या हो जाती है, बहुपद की पावर हो जाती है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये बहुपद नहीं होता, याद रखना, अगर बटे में रहेगा तो इसको नोट आउट करना है कि नहीं करना है, कहाँ करोगे नोट, कि करोगे, नहीं करना है, हमें पता है नहीं करोगे, यही चीज़ें बदियम पूछेंगे भूल। सबसे पहला रेखीय बहुपद की बात करते हैं, रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद में x की पावर क्या होगी 1, x क्या होगा, अकेला होगा। जैसे x + 1, x + 2, 2x + 1, इस प्रकार के बहुपद कैसे बहुपद कहलाएंगे, रेखीय। एक रेखा बनेगी, इसका ग्राफ निर्देशांक ज्यामिति में नहीं तो अभी सिखाएंगे इसका, तो आप देखना ये ऐसे रेखा बनेगी, बस ऐसे 2 पॉइंट लेंगे मिला देंगे, तो इसीलिए इसको रेखीय बहुपद बोल देते हैं। दूसरा का, इसमें देखो पावर कितनी रहनी चाहिए, 1, अगर पावर 2 तो बदल जाता है, द्विघात बोल देते हैं, द्विघाती बहुपद। अगर चर की पावर 2 तो कौन सा बहुपद, द्विघाती। ऐसे करके लिख देंगे। तो कहीं भी पावर 2 दिखे तो समझ लेना द्विघाती बहुपद है। ये नहीं देखना कि ये तो यक्कई लिखा गया है x², तो अगर पावर 2 मिल गई तो द्विघाती बहुपद, इसको याद रखेंगे। अगर पावर 2 नहीं मिली, 1 मिली तो रेखीय बहुपद। तो सर के बातें हैं, ये 1 नंबर के प्रश्न आते हैं। अब बताओ पावर 3 त्रिघाती बहुपद। पावर 3 तो त्रिघाती, जैसे x³ + 2x² + 3x + 1
एक्स क्यूब प्लस 2 कुछ भी, अगर पावर 3 तो वो त्रिघाती, पावर 4 तो चतुर्थघाती, लेकिन हम सब 3 घाती तक पढ़ना है, चतुर्थघाती नहीं पढ़ना है। तो देखो इसको तो सॉल्व करना बहुत आसान होता है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान। जैसे अभी तुमसे कह दिया जाए, अब ये रेखीय बहुपद जब इस तरह से दिया रहेगा तो बहुपद, और इसके बराबर दे दिया गया रहेगा तो समीकरण। इसके बराबर अगर कुछ दिया है तो उसको क्या कहेंगे, समीकरण। अब ये डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है तो ये बहुपद, और बराबर 0 कर दिए तो समीकरण। ये समझ में आया समीकरण क्या होता है, बराबर पे कुछ आ गया तो समीकरण, और इस तरह से लिखा रहेगा तो बहुपद। तो देखो बहुपद के शून्यक पढ़े होंगे आप सब। शून्यक होता क्या है कि वही जो बहुपद दिया रहे उसके बराबर 0 कर दो, वही जो निकल के आएगा वही क्या होगा, शून्यक आएगा। नवय की बात थी। तो जैसे अब बहुपद को ऐसे लिखा रहेगा px बराबर, जैसे दे दिया गया x प्लस 2, ऐसे दे दिया गया, करा इसका शून्यक बताओ कितना होगा। तो कुछ करेंगे नहीं, इसी px को बराबर 0 कर देंगे। px को क्या कर देंगे, 0। x को 0 नहीं करेंगे, px को 0 करेंगे, पूरे कंप्लीट बहुपद को 0। तो बताओ ये समीकरण बन गया कि नहीं बन गया। अब सॉल्व कर लेंगे, अब इससे मतलब नहीं, इधर से आएंगे तो x बराबर, ये प्लस 2 है उधर जाके -2। तो बताओ इस बहुपद का शून्य क्या होगा, -2 नहीं होगा, क्या होगा, -2 होगा। तो कभी देख के नहीं बताएंगे कि x + 1 में 1 है शून्यक, नहीं, बराबर 0 करेंगे, जो आएगा वही उसका क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। तो शून्यक समझ में आया। जैसे इसका अगर शून्यक निकालना है, इसका, तो इसका शून्यक निकालेंगे तो गुणनखंड करेंगे। जैसे x² + 2x + 1 है, इसका शून्य निकाल। अब गुणनखंड करना बताए हैं, 1 का गुणा किस में होगा, x² के गुणांक से, यही करते हैं। 1 का गुणा x² गुणांक होगा कितना, 1 ही आएगा। और 1 को 2 बनाना है तो 1 और 1, जैसे 1 लाना है तो 1 गुणे 1 करोगे तो 1 आएगा, और 1 + 1 करोगे कितना आएगा, 2। और हमें लाना क्या था, 2, तो 1 1 को जोड़ देते हैं तो x² हो गया। इस 2x को ही तोड़ेंगे, x + x में तोड़ देंगे +1। यहाँ से x यहाँ पर है तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ स्क्वायर था तो 1 बचा, प्लस यहाँ पे 1 था। ये गुणनखंड आप, अब यहाँ x + 1 दिख गया यहाँ वहाँ, तो सीधा कुछ नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे तो x + 1 हो गया। x + 1 यहाँ पे, x + 1 यहाँ पे, x + 1 यहाँ पे, ये कॉमन ले लिया तो इधर बचा x और इधर बचा +1। तो बताओ इसके शून्य क्या हो गए, -1। देखो x + 1 बराबर 0 कर देंगे यहाँ से। शून्य का अगर पूछे तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। ये समझ में आया, x बराबर -1, समझ में आया। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, x बराबर -1। दोनों सेम हो गए ना। अब वैसे मैं क्यों इसको चेंज नहीं किया, चेंज करने वाला था लेकिन दिमाग में आ गया। ये देखो a + b का होल स्क्वायर बन रहा था, a² 2ab मिल गया था, b² मिल गया। बाकी मैं इसको चेंज करने वाला था लेकिन तुरंत दिमाग में आ गया, अच्छा ये 2x है, यहाँ पे 1 है तो 2ab होता है। तो ये फार्मूले भी सारे याद। अच्छा कितने लोगों को सारे फार्मूले याद हैं, a² पर a + b का होल स्क्वायर, ये सारी चीज़ें, लेकिन सबको याद होना चाहिए ना, क्योंकि इन सारी चीज़ों में अब यही सब प्रयोग होने वाले हैं, जगह जगह पर यही सब प्रयोग हुए। तो ये समझ में आया शून्य क्या होते हैं, तो उसके वीडियो वगैरह पढ़ जाएंगे। बहुत सारे फार्मूले एक वीडियो में ऐसे बनाने वाला हूँ जिसमें पूरे हाई स्कूल का चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर पूरा जितना है 9-10 तक सारे फार्मूले होंगे। उसमें केवल फार्मूले होंगे, बस फार्मूले होंगे। थोड़ा सा ऐसे बताया जाएगा, ये यहाँ पे यूज होगा, ये यहाँ पे, बस मुश्किल से 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, जल्द ही आ जाएगा वो। तो उसमें पूरे A to Z फार्मूले होंगे बुक से। मुश्किल से तुम्हारे में 50 से 60 फार्मूले हैं। अब 50-60 फार्मूले रटना नहीं है, समझते हुए करेंगे हम सब। अभी क्या फार्मूला कोई रटाए, बस वही AP में 2 ही फार्मूला, हर चैप्टर में 1-1 2-2। अब मेरा चलेगा तो मैं देखूंगा कि जहाँ तक हो सके कम से कम फार्मूले रहेंगे, हो सकता है 10 से 20 फार्मूले में काम हो जाए। तो इसलिए वही फार्मूले याद करेंगे जो आपको, अब वो इसलिए दिया जाएगा कि जिससे कि परीक्षा के टाइम तुम तुरंत देख लो, तो एक बार में सारे फार्मूले तुम्हारे सामने रहेंगे। अब एक बार देख रहोगे, अब पढ़े रहोगे, तुरंत दिमाग में सेट होगा, हाँ ये तुरंत रिवाइज हो जाएगा, वो सारी चीज़ें कहीं पर भी लगा सकते हो। इस तरह से जल्दी होगा। तो px बार। अब एक और चीज़ तुमसे पूछेगा कि बहुपद का मान, क्या पूछेगा, बहुपद का मान। देखो कहते ये अभी मैं समझा रहा हूँ, कुछ लिखना उखना नहीं, इसमें क्या लिखोगे बताओ।
बहुपद का मान, लेकिन ये याद होना चाहिए, ये 1 मार्क्स में पूछ लेता है ये कि इसकी घात कितनी है, और एक पूछ लेगा ये कैसा बहुपद है, रेखीय है कि द्विघात वाला है कि त्रिघात वाला, इस तरह से पूछ लेता है। और कभी कभी पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, ऐसे दे देगा, ऐसे कर देगा, नहीं तो ऐसे दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, तो उसमें 3 ऐसे एक बटन दे देगा और एक सही रूप में दे देगा। तो ये सारे प्रश्न को दिमाग में सेट करते चलेंगे, क्योंकि बहुविकल्पीय जब से आने लगा अब हर सिलेबस का पढ़ाना अलग हो गया। पहले क्या होता था, हम सब पढ़ लेते तो वही जो रहता था रट लेते थे, पर लिख लेते थे, 2-4 नंबर बहुविकल्पीय, अब 20-20 नंबर बहुविकल्पीय, तो अब बनाएगा कहाँ से, यही सबसे तो बनाएगा प्रश्न, और कहाँ बहुविकल्प, अब बहुविकल्पीय प्रश्न थोड़ी बनाएगा कि किसी बेलन का आयतन ये है और उसके बाद उसका संपूर्ण, भी खतरनाक सवाल नहीं देगा, नॉर्मल देगा कि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना है, इस तरह से पूछ लेगा। तो या कह देगा कि 2 बेलन थे, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात इतना, ऊंचाई का अनुपात इतना, तो उनके आयतनों का अनुपात, नॉर्मल प्रश्न होते हैं इस तरह के प्रश्न। ये कभी नहीं पूछेगा कि खतरनाक सवाल उठा के दे दिया, चित्र वाला बना के दे दिया। बहुविकल्प में एकदम नॉर्मल प्रश्न होते हैं, आप देख लेना ऐसे ही रहेंगे, डायरेक्ट प्रश्न। 10 प्रश्न तो ऐसे होंगे जो एकदम बेसिक से होंगे कि आपसे इसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये पूछ लेता है, हमेशा पूछा है। अब जब से बहुविकल्पीय, अब पिछली बार से आ रहा है, पिछली बार से लगभग हर जगह पूछ रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इस तरह के प्रश्न पूछ रहा है। तो बहुपद का मान कैसे निकालेंगे, इसको भी ध्यान दे देंगे। ये भी बेसिक चीज़ है, मैं ग्राफ बनाना अभी सिखाऊंगा थोड़ी देर में। ग्राफ बनाना अगर सीख लिए तो ये शून्य कून्य तुरंत खत्म हो जाएंगे। समीकरण का हल आप बिना गुणनखंड किए भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे सिस्टम है, लेकिन उसको समझेंगे अच्छे ढंग से तब। तो आधा निर्देशांक, मैं क्यों बहुपद यही पढ़ा देता हूँ, बहुपद द्विघात, तुम्हें आधा निर्देशांक ज्यामिति यही खत्म हो जाएगी। बस केवल बचेगा क्या, दूरी निकालना, और दूरी भी लगभग यही कवर हो जाती है। इसीलिए मैं पहले बहुपद द्विघात ये सब पढ़ा के निपटा देता हूँ। निर्देशांक में पहुँचो तो उसमें मुझे समझाना ना रहे, डायरेक्ट सवाल चालू हो जाएंगे उसमें। यहीं पर सब मैं ग्राफ व्राफ खींचना, पॉइंट बताना, ये सब यही बता दूंगा। उसके बाद निर्देशांक में बाकी कुछ रह ही नहीं जाता है। तो बहुपद का मान कैसे निकालेंगे, जैसे तुमको देगा, एक बहुपद दे दिया, मान लेते हैं यही दे दिया, यहाँ पे जैसे दे दिया x² + 2x + 3, ऐसे करके दे दिया आपको। कह रहा है एक बहुपद है, इसका x बराबर 1 पर मान ज्ञात करो। क्या कहेगा, x बराबर 1 पर मान, ऐसे दे देगा px बराबर इतना, बहुपद px बराबर इतना, तो इसका x पर मान कितना होगा, x बराबर 1 पर मान कितना होगा। तो कुछ करेंगे नहीं, इसी x की जगह पर क्या रख देंगे, 1, बस कुछ नहीं करेंगे। अगर मान पूछा तो जिस पर पूछा वो देगा कि इसी पर मान निकालो, कभी दे देगा 0 पर मान निकालो, कभी दे देगा 2 पे, कभी दे देगा 2/3 पे, कभी 6/5 पे, इस तरह से इसे पूछ लेगा। तो कुछ करना ही नहीं है, जो x बराबर दिया रहेगा उसी को इस बहुपद में डाल देंगे। अब वही तो कह रहा है, x बराबर कितना रखना है, 1, तो इसी को प्रतिस्थापित बोल देते हैं कि x को 1 से प्रतिस्थापित कीजिए। तो अर्थात जिस पर कहे प्रतिस्थापित वही रख देंगे। तो x बराबर क्या रख देंगे, 1, तो यहाँ पर हो जाएगा p1। और नहीं तो कभी कभी जान तो क्या दे देगा, कहेगा कि p1 का मान कितना होगा, ऐसे दे देगा px बराबर इतना, तो p1 का मान कितना होगा। तो x की जगह पर क्या रखा गया है, 1, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो x की जगह क्या रख देंगे, 1। तो कभी कभी ये दे देगा x बराबर 1 पर मान, और कभी कभी आपको दे देगा कि p1 पे कितना होगा, p0 पे मान कितना होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें परीक्षा में आती रहती हैं। तो p1 पे मतलब x की जगह क्या रखा गया है, 1, तो यही तो है, x था तो यहाँ पे x था, जब x की जगह क्या 1 हो गया तो यहाँ x की जगह क्या रख देंगे, 1। तो चाहे ये दे दे चाहे ये दे दे, तो हो गया 1 का स्क्वायर + 2 × 1 + 3। अब इसको कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 1 में करेंगे 2, 3, ये आएगा 3, 2, 5, 1, 6 आएगा। तो x बराबर 1 पर इसका मान कितना आएगा, 6। तो यही बहुपद का क्या कहलाएगा, मान। तो कभी कभी तुमसे पूछ लेगा बहुपद का मान क्या होता है, दिखा देंगे 1 पर जो शून्य पर मान होता है, या शून्य पर जिस पर प्रतिस्थापित करने पर जो मान आए वही बहुपद का क्या कहलाएगा, मान कहलाता। तो ये तुमको देगा। तो कभी कभी जैसे ये px p1 नहीं देगा, ऐसे दे देगा p0 दे देगा, बहुपद इतना है तो p0 कितना होगा। तो p0 तो x से आप क्या रख देंगे, 0। समझ में आया चीज, जो कहेगा, या तो ऐसे दे देगा x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान कितना होगा, तो x बराबर 0 रख देंगे। तो बात दोनों सेम है कि नहीं सेम है,
चाहे x बराबर 0 रख दे चाहे p 0 रख दे, तो इसको ध्यान में रखे रहेंगे। ये छोटे छोटे प्रश्न होते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम सब। द्विघाती लिखना है तो लिखेंगे कैसे? द्विघाती तो देखो, द्विघाती इसी तरह से होता है, पावर कितनी होनी चाहिए? 2। जैसे ये है, तो क्या मैं इसको ax² प्लस bx प्लस c, जैसे मैं कह दूं कि ये भी कई घाती बहुपद हुआ, द्विघाती ना। ये a b c क्या है? अचर पद है। a b c कैसे पद है? अचर पद है। ऐसे देगा तो बताओ, अगर a b c अचर पद है तो बताओ ये भी कौन से घाती हुआ? द्विघाती घाती हुआ ना, क्योंकि पावर कितनी है? 2। अगर इन दोनों से तुलना किया जाए, कहा है कि a b c का मान ज्ञात करो, तो कुछ नहीं करेंगे। x² के आगे इसमें क्या है? a कह दिया। अगर ये दोनों बहुपद समान हैं तो इसमें a b c का मान ज्ञात करो। तो x² के आगे क्या है? a। इसमें x² के आगे क्या है? 1 ना। तो a का मान कितना होगा? 1। जैसे कह दिया जाए फिर b का मान, तो इसमें x, इसमें क्या था? x, इसमें भी x, तो x के आगे क्या है? b, तो b लिख देंगे। इसमें x के आगे क्या है? 2, तो b का मान कितना हो जाएगा? 2। इसमें देखेंगे अचर पद क्या है? 1, तो इसमें भी अचर पद क्या है? c, तो c बराबर 1। इसमें x नहीं था, इसमें भी x नहीं था, इसीलिए क्या होगा? 1। तो कभी कभी इस तरह के भी प्रश्न दे देगा कि आपको ऐसे दे देगा कि एक द्विघात बहुपद है, ये ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर a b c का मान कितना होगा। तो कुछ करेंगे नहीं, जो x² के आगे है, जो इसके आगे है, कोई जरूरी नहीं ax² प्लस b, ऐसे दे दे zx² प्लस yx प्लस कुछ और दे दे, तो हमेशा जो स्क्वायर के आगे इसमें भी जो स्क्वायर वो उसी का मान होगा। तो कभी कभी इस तरह से प्रश्न पूछ लेता है, और कभी कभी तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे देगा 2x प्लस 5 प्लस 3x², कहेगा इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c से की जा रही, तो a b c का मान कितना होगा। तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं, इसमें पहला ऐसा नहीं करना है, देखेंगे x² कहाँ पे लगा है, तो इसमें x², ये x² के आगे क्या है? a, तो a। अब तब इसमें अभी देखेंगे x² कहाँ पर? यहाँ पर। ऐसा नहीं जो पहले तो पहले बीच में भी दिया रहेगा, यहाँ पे x² है तो यहाँ पे क्या है? 3, तो a बराबर कितना आ गया? 3। ये ध्यान देना है। फिर यहाँ पे b के आगे x है, तो b बराबर x, इसमें अब यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर, तो x के आगे क्या है? 2। अब जो बचा c, इसमें भी x नहीं था, 5 में भी x नहीं, c बराबर 5। तो ऐसे भी प्रश्न कन्फ्यूज करने के लिए दे देगा, तुम्हें ये सीरियल वाइज इधर उधर कर देगा बस, और तुम सब क्या करोगे? डायरेक्ट ऐसे लिखना शुरू कर दो। ये नहीं देखना, आपको ये चीज़ देखना। तो बताओ ये द्विघात है कि नहीं है? तो द्विघात को इस तरह से लिख देते हैं। जैसे कुछ लोग कहेंगे अच्छा गुरुजी आप मान लेते हैं, ऐसे ही कर देते हैं x² प्लस 1, इसमें तुलना करो ax² प्लस bx प्लस c से, ऐसे भी जा सकता है। ये भी द्विघात है कि नहीं है? ये भी द्विघात है। तो अर्थात द्विघात को इस रूप में लिखा जा सकता है, इस रूप में लिखा ही जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे इसमें, बताओ कन्फ्यूजन वाली बात है कि नहीं है? कुछ नहीं। देखो कैसे, एक चीज़ होता है जीरो। जीरो जानते हो क्या कि जीरो से किसी में गुणा करो भाग करो क्या हो जाता है? जीरो। जीरो तो ऐसी चीज़ है, अगर गुणा कर दोगे जीरो ही रहेगा वो। तो देखो मैं कैसे तुलना कर रहा हूँ, यहाँ x² के आगे क्या है? a, तो a, यहाँ x² के आगे 1, a बराबर 1, यहाँ पर x के आगे b है, क्या यहाँ पर x है? नहीं है, तो चाहे b बराबर डायरेक्ट 0 रखो। कैसे? क्या मैं x² प्लस 1 को x² प्लस 1 प्लस 0 गुणे x लिख दूँ? 0x, 0 गुणे x मतलब 0। अब बताओ 0 से x में करेंगे क्या आएगा? 0। लिखा यही है कि नहीं लिखा है? लिखा है कि नहीं है? 0 से इसमें कर दे भाई, ये 0 तो ये भी, तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक मतलब है, क्योंकि मुझे यहाँ पे x था, यहाँ पे x नहीं था, तो x के आगे क्या लिखा गया? 0। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 0। ये समझ में आई बात ही। तो 0 से कहीं फिर गुणा कर दो। अब c तो 1 है, क्योंकि c यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर जो, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो कभी कुछ भी रहे, अगर वैसे भी दिमाग में रखा, जो चीज़ ना दिया रहे मतलब 0, ऐसे भी रख सकते। नहीं दिया है तो 0, दे दिया है तो क्लियर सी बात। अब क्यों 0 हो? क्योंकि 0 से गुणा करके हम इसको समीकरण बना देंगे, सीधा इस फॉर्म में ले आएंगे। तो कभी कभी इस फॉर्म में पूछ लेता है कि इस फॉर्म में लिखिए, तो अगर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 0 × x। जैसे x अकेला लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या, आगे 1 है, 0 लिख दिए, 0x हो गया, इसका मतलब तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बढ़ने वाला। तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं द्विघात को? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं।
और जैसे कह दो गुरुजी रेखीय बहुपद को कैसे लिखेंगे, रेखीय को, अब जैसे लिखा है x+1, यही क्या है, रेखीय है, x+1 क्या है, रेखीय। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो ax + b, इस तरह से, या c जो मन है। तो बताओ x के आगे क्या है, a, तो यहाँ पूछ ले तो a बराबर कितना, यहाँ x के आगे 1, तो a बराबर 1 और b बराबर 1, क्योंकि रेखीय बहुपद में x की पावर कितनी रहेगी, एक ही रहेगी, तो एक ही x की पावर रहेगी, तो एक ही x के साथ कोई आएगा। और एक चीज़ याद रखना कि x के आगे जो लिखा रहे वही उसका क्या कहलाएगा, गुणांक। जैसे गुणांक क्या होता है इसको भी समझ लेंगे। जैसे लिखा गया है 2x³ + 3x + 2x² + 1, ऐसे देगा। तो तुमसे पूछ लेगा कि x² का गुणांक क्या है, तो बहुत आसान होता है, कुछ करना नहीं है, जो x के आगे लिखा रहे x² के, जब पूछ रहा है x² का गुणांक, तो जो x² के आगे लिखा रहे वही उसका क्या कहलाएगा, गुणांक। तो x² का गुणांक कितना है, 2। फिर पूछ ले इसी समीकरण x³ का गुणांक 2, x का गुणांक 3, यही पूछेगा। एक का गुणांक क्या होगा, एक का कहाँ गुणांक है, ऐसे पूछ सकता है x⁻0 का गुणांक 1, तब 1 हो जाएगा। तो बाकी आपसे यही तीनों चीज़ पूछेगा, क्योंकि उसमें x है ही नहीं, कौन सा गुणांक होगा उसका। तो जिसमें x रहेगा वही क्या कहलाएगा, गुणांक होगा। नहीं पूछ ले x⁻0 का गुणांक 1, क्योंकि किसी पावर 0 1 होती, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 ही लिखा गया है, क्या लिखा गया 1। तो गुणांक समझ में आया, जो जिस चीज़ का पूछे वही आगे जो अंक लिखा रहे वही क्या कहलाएगा, गुणांक उसका। जैसे इसमें x³ का गुणांक 2, x का गुणांक 3, x² का गुणांक 2, ये याद रखना। गुणांक भी कभी कभी पूछ लेता है, नहीं तो आगे इसका मैं अभी जब पदों का योग या इस तरह से मूलकों का योग या शून्यकों का योग इस तरह से अभी रहेगा, या मूलों का योग इस तरह से रहेगा, तो उसमें ऐसे मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसका गुणांक बटे इसका गुणांक। तो समझ लेना है किसकी बात हो रही, द्विघात की बात करूंगा कि -b/a, समझ लेना द्विघात में b क्या होता है, x का गुणांक होता है। x के आगे जो लिखा है वही क्या होता है, b होता है, क्योंकि ax² + bx + c, अब बाई a कर देते हैं। तो ये सब दिमाग में सेट रहना चाहिए। अब जैसे त्रिघाती वाला हो, क्योंकि आप में 3 घात तक है बस, वैसे द्विघाती ज़्यादा है, क्योंकि द्विघात समीकरण आगे दे भी दिया गया है, आगे वाला चैप्टर कौन सा तो त्रिघाती क्या होगा, जैसे x³ 2x³ + 3x² + 1, ऐसे करके दे दिया जाए, या और थोड़ा सा +5x + 1, इस तरह से। अब इसको बताओ किस फॉर्म में लिखेंगे। अब इसमें 3 अलग अलग है, क्यूब वाला, स्क्वायर वाला, ये है, इसका मतलब a b c d 3 अचर पद लेना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं ax³ + bx² + cx + d, इस तरह से लिखेंगे। अब इसमें भी तुलना कर देंगे, x³ a का मान कितना है 2, b का मान 3, c का मान 5, d का मान 1। तो ऐसे तुलना हम सब नॉर्मली वे में कर लेते हैं। जैसे अब कह दो गुरुजी नहीं मैं इतना ही लिखूंगा x³, अब इसमें इसको इस फॉर्म में लिखो, तो इसको भी लिखना बहुत आसान है। x³ तो वैसे ही रहेगा, तो ये वाला मिल गया, मुझे x² चाहिए, इसमें x² नहीं था 0x², इसमें x भी नहीं था तो 0x, इसमें d भी नहीं था तो 0। तो ये सब यही लिखा गया है कि नहीं, देखो x³ है, ये 0 0 0 तो 0 ही हो गया सब, बच्चा क्या x³। बहुपद बदलना नहीं चाहिए, नहीं तुम्हारा मन है कह दो नहीं मैं ऐसा नहीं एक x लिख देता हूँ, तो बहुपद बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, बहुपद वही होना चाहिए जो इधर रहे। 0 में यही फायदा होता है, 0 लिख दिए तो वही रहेगा, 0 चाहे जोड़ो घटाओ गुणा करो कुछ भी करो वही रह जाता है। जैसे अब इसको बताओ 0 हो जाएगा, ये x³ पे बचेगा, तो ये x³ पे लिखा था ये, तो इस फॉर्म में हो गया कि नहीं। तो बताओ a बराबर कितना आ गया 1, b बराबर 0, c बराबर 0, d बराबर भी 0। तो जो ना आए 0, तो याद रखना अगर त्रिघाती बहुपद रहेगा इस फॉर्म में रहेगा ax³ bx² + cx + d के रूप में रहेगा। ये चीज़ दिमाग में सेट रखेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। तो निर्देशांक ज्यामिति भी मैं यहीं पे लगभग निपटा देता हूँ, क्योंकि जो निर्देशांक ज्यामिति है वो रेखीय बहुपद है, तुम सब समझ नहीं पाते हो, वो वास्तव में रेखीय बहुपद ही होता है, लेकिन आप सब समझ नहीं पाते हो कहाँ से ये हो रहा है, वो वास्तव में वही होता है रेखीय बहुपद। कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको निर्देशांक ज्यामिति में पॉइंट वगैरह दिया रहेगा,
या ऐसे दे देगा कि y बराबर 3x प्लस 2 को आलेख खींचो, इस तरह से दे देगा। तो वास्तव में एक लाइन ही बनती है जो क्या है, रेखीय बहुपद है। देखो ऐसे दे दिया जाए y बराबर 2x प्लस b 2x प्लस 1 ऐसे दे देते हैं, तो देखो रेखीय दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब एक अगर y लग दिया उसमें 2 अक्ष चलने लगेगा, x अक्ष y अक्ष चलने लगेगा, बस इतना सा अंतर होता है। तो अब मैं थोड़ा सा उसी की तरफ चर्चा करता हूँ। तो देखो अगर कोई ग्राफ बनाना है, क्योंकि नहीं अगर मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा तो अभी पैराबोला समझ में नहीं आएगा, द्विघात वाला ग्राफ ऐसे बना देंगे तो कहोगे ये क्या हो रहा है। तो पहले नॉर्मल चीज़ें समझना। आज अगर ये आ गया तो यकीन मानो तुम कोई भी ग्राफ खींच खांच डालोगे, कोई भी ग्राफ, चाहे पावर 3 वाला हो, चाहे 2 वाला, चाहे 1 वाला, कुछ भी करना ही नहीं, खटाखट खींचेंगे ऐसे बिना कुछ सोचे समझे। ग्राफ खींचने के लिए ओनली 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। कोई भी ग्राफ दुनिया का बनाना है तो केवल 2 पॉइंट मिल जाए बस, और वो तुम्हारे ऊपर होता है कौन पॉइंट तुम ले रहे हो, तुम्हारे ऊपर होता है। जो पॉइंट आसान रहेगा उसी को मैं ले लूँगा। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे आपको दे दिया y बराबर 2x प्लस 1 ऐसे करके दे दिया 2x प्लस 1। कुछ चीज़ें नवे में तुम सब पढ़ चुके हो। तो देखो तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, एकदम सही से समझना, नहीं तो ये सारी चीज़ें उड़ जाएंगी। और निर्देशांक ज्यामिति में इसी से ख़त्म करता हूँ लगभग, चाहे दूरी निकालना हो, चाहे जो को, चाहे क्षेत्रफल निकालना हो। अगर ये समझ में आ गया तो जो दिया नहीं रहता कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, उसमें 3 पॉइंट देकर कहता है त्रिभुज का, तो बहुत सारे सवाल बहुत आसान तरीके और बहुत तरीका तो मैं ही खुद ही बता दूंगा। रटना तो इसमें तो मैं एक भी फार्मूला रटाता ही नहीं हूँ, एकदम डायरेक्ट होता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, सीधा आंसर आता है इसका। ना मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बताऊंगा x1 x2 रटो, ना कुछ, एकदम अपना अलग फंडा होगा। मुश्किल से 2 लाइन में किसी भी चीज़ का जो, अगर आप देखते हो त्रिभुज के क्षेत्रफल में 3 पॉइंट है तो अलग फार्मूला, चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसी में आ गया तो अलग फार्मूला, अलग अलग चलने लगता। लेकिन मेरा जो फार्मूला रहेगा बिल्कुल एक भी फार्मूला रटना ही नहीं है, डायरेक्टली 100% आ जाएगा तुमको, गारंटी हमारी है। तो निर्देशांक ज्यामिति, लेकिन ये समझे रहोगे तब, नहीं तो ये नहीं समझे रहोगे। जैसे दे देगा 3 पॉइंट, कह देगा उससे कटे x अक्ष पे कटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब तुम रटे बैठे हो, शुरू कर दिए x1 x2, बिल्कुल एकदम गलत हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। ये 2 चर में भी काम आ सकता है, ये 2 चर में भी काम आ जाता है। 2 चर की वैल्यू निकालने के लिए जो आलेख विधि हम सब पढ़ते नहीं है, यही होता है। तो पहले तो इधर समझ लेते हैं ग्राफ पहले कैसे बनता है, क्योंकि इसके बाद x² + 2x पैराबोलिक ग्राफ हम सब पढ़ेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, जो 0,0 होता है। इसको बोलते हैं x अक्ष, इसको क्या बोल देते हैं, x अक्ष, और इसको y अक्ष। इसको एकदम ध्यान से समझेंगे, नहीं तो अभी नहीं, बरहे में पूरा मैथ इसी पर डिपेंड है, कैलकुलस इसी में फंस जाती है, निर्देशांक ज्यामिति इसी में फंस जाती है। अलग अलग उसमें तो तगड़ा तगड़ा चैप्टर रहते हैं। तो अगर ये समझे रहोगे तो तुम्हें एकदम नॉर्मली लगेगा कि लगेगा 10 ही पढ़ रहे हैं बरहे में भी जो मैथ लेंगे। x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये पॉइंट है 0,0, इसको बोल देते हैं मूल बिंदु। इसको क्या बोल देते हैं, मूल बिंदु। तो देखो 0,0 का मतलब x जो पहले लिखा रहे वो x वाला पॉइंट लिखा गया, अर्थात x अक्ष पे चली गई दूरी है। जो पहले लिखा रहेगा वो x अक्ष पे चली गई दूरी रहेगा, और जो कॉमा के बाद लिखा रहेगा वो y अक्ष पर चली गई दूरी रहती है। वो क्या होती है, y अक्ष पे चली गई दूरी। तो याद रखना, कभी भी कोई पॉइंट नोट करना है, जैसे मैं कह दूं 1,1 कह दूं, x अक्ष पे कितनी दूरी चली गई है, 1, y अक्ष पे y, इस तरह से दिमाग में y अक्ष पर ये अलग चीज़ है और x अक्ष के समांतर अलग चीज़ है, दोनों में अंतर तो उल्टा हो जाता है। ये ग्राफ से क्लियर होता है, नहीं तो तुम कंफ्यूज रहोगे। ये किस पर चला गया, x अक्ष पे चला गया, और ये किस पर, y अक्ष पे। तो 0,0, अब बताओ कहीं से स्टार्टिंग होगा कि नहीं होगा। तो जहाँ पे दोनों काटती हैं ये अक्ष, उसी को मूल बिंदु बोल देते हैं। मूल बिंदु ना x चला है ना y। और एक चीज़ ध्यान देंगे, इधर y पे चलेंगे तो प्लस रहेगा। अब नहीं दिक्कत ये थी, बताओ इधर प्लस चल दिए, इधर प्लस चल दिए, और इधर 0 है तो 1 2 3 इधर, बताओ कैसे समझ पाते ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं। इसीलिए ये गणितज्ञों ने एक सिस्टम बनाया, कहा कि चलो ऊपर चलेंगे तो प्लस, और इस साइड भी चलेंगे x अक्ष पे तो प्लस।
लेकिन इधर है ये भी y अक्ष है कि नहीं है, y अक्ष है, लेकिन ये रहेगा y अक्ष है ये भी, लेकिन इधर जो लिखेंगे माइनस में लिखेंगे। रहेगी दूरी क्या माइनस में हो सकती है, नहीं, केवल ये डिनोट करने के लिए कि आदमी नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो प्लस, नीचे की तरफ y पे आ रहा है तो माइनस। और वैसे इधर ये भी x अक्ष है, इधर भी क्या रहेगा माइनस। तो इसको ध्यान में रखे रहेंगे, इधर चलेंगे तो प्लस, इधर भी चलेंगे तो प्लस, इधर चलेंगे तो माइनस, इधर चलेंगे तो माइनस। ये एकदम छोटी छोटी चीज़ों को दिमाग में रखे रहेंगे तभी आएगा। अब बताओ इधर चलेंगे तो इधर अर्थात आ रहे हैं, इधर चल रहे हैं, दोनों प्लस में, तो ये इसमें दोनों प्लस प्लस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अभी मैं बता देता हूँ, ये रटना बिल्कुल नहीं। अब बताओ ये कितने भागों में टूटा है, 4, इसीलिए इसको बोल देते हैं चतुर्थांश। क्या बोल देते हैं, चतुर्थांश। ये पहला भाग बोल देते हैं इसको, तो पहला चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल देते हैं। ये दूसरका है तो दूसरका चतुर्थांश, ये तीसरका है तो तीसरका चतुर्थांश, ये चौथा है तो चौथा। इसीलिए तो चतुर्थांश बोले। एक भाग को 4 भागों में बांटा गया, इसीलिए क्या है, चतुर्थांश है। 4 भाग में है कि नहीं, पूरा अगर ना होता तो एक ही रहता। अब एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक 4 भाग हो गए, इसीलिए इसमें कितने चतुर्थांश है, 4 है। समझ में आया। अब कैसे ये प्लस हो रहा है, कैसे ये माइनस, नोट कैसे करेंगे, चिन्ह कैसे लिखेंगे तो देखेंगे कैसे। जैसे अगर तुमसे कह दिया जाए एक बिंदु दिया गया 3,-6, ऐसे बिंदु दे दिया जाए 3,-6। अब कहा जाए चलो इसको इस पर दर्शाओ, इस पर क्या करो, दर्शाओ। तो दर्शाएंगे कैसे, एक्स पहला जो लिखा रहेगा वो क्या रहेगा, एक्स पर चलना है, और जो बाद में लिखा रहेगा वाई। ये सबको समझ में आना चाहिए, बहुत आसान चीज़ होती है। तो एक्स पर कितना चलना है, 3 नहीं बोलेंगे, +3। बताओ इसमें माइनस लगा है, नहीं, अर्थात 3 कैसा चलना, प्लस। तो बताओ इधर चलेंगे कि इधर चलेंगे, इधर चलेंगे ना, दाहिने साइड, क्योंकि प्लस किधर है, इस साइड पर है। तो ये ध्यान देना। तो कितना चलना, तो याद रखना, बिंदु रखना। तो इधर जब यहाँ से दूरी 1 है, उतने दूरी पर इधर भी 1 लिखेंगे, फिर इतना इतना गैप करके 2, फिर इतना इतना जो गैप रहा 3, इस तरह से ऊपर भी ऐसे ही। तो पटरी से नाप के अपना बना सकते हो, पटरी से नापोगे तो ये कभी गलत नहीं होता है। तो ये है 3, एक्स पे कितना चले, 3। देखो यही तो था 3, हम यहाँ 3 चल दिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। 1 था, 2 था, 3 पे पहुँच गए। ये पॉइंट 3, ऐसे थोड़ा गाढ़ा हम बना लेते हैं 3। फिर उसके बाद अब वाई पर कितना चलना है, -6। वाई कितना चलना, -6। तो बताओ ऊपर चले कि नीचे साइड चलेंगे ना। अब कितना चलना, 6। तो याद रखना ये 1 है तो ये भी 1, फिर 2, ये दूरी सेम लिखेंगे, 3, 4, 5, 6। तो ये पॉइंट हो गया 6। तो कुछ करना नहीं होता, पटरी लेकर परपेंडिकुलर या 90 अंश वाली लाइन खींच दो, जहाँ पे ये दोनों काटेंगे ये पॉइंट वहीं पर होगा। देखो कैसे, ऐसे बढ़ा देंगे 90 अंश पे, लेकिन कितने अंश पे जाना चाहिए, 90, एकदम सीधी लाइन। और इसको भी सीधा सीधा ऐसे कर देंगे। तो ये दोनों जहाँ पे काटेंगे वही पॉइंट क्या है, 3,-6, ये पॉइंट है। तो बताओ कौन से चतुर्थांश में आया, चौथे में आया ना, कौथे में आ गया, चौथे में आ गया। तो क्या रटने की जरूरत नहीं, तो उसको रटना पड़ेगा। पहले हम प्लस प्लस, दूसरे के हम ये एक्स तो माइनस हो गया, वाई प्लस, तो माइनस प्लस, तीसरे के हम दोनों माइनस है, एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस, इस तरह से। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट पता लग गया कि नहीं कौन से। तो इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि लाइन खींचने में ये मदद करेगा, ये नहीं करेगा तुमको। अब जैसे तुमको कह दिया जाए -5, -2, ये कौन से में होगा, तीसरे में होगा। क्लियर है, ऐसे बना देंगे। एक्स कितना चल रहा है, -5, तो इधर -5। वाई कितना चल रहा है, -2, ये लगभग 2। तो ये पॉइंट यहाँ कहीं पर लगभग होगा, मान लेते हैं -5 का माइनस कौन से आ गया है, दूसरे के में। इस तरह पॉइंट दर्शा लोगे कि नहीं, ये 9वें में कुछ पढ़ चुके होंगे। तो इस तरह की चीज़ों को बस इतना ही समझे रहेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा जैसे अब ये लाइन खींचना है, मैं पॉइंट इसलिए बता रहा था कि आप लाइन कैसे खींचना है। अब ध्यान देंगे, हमेशा फंडा अपनाना, लाइन तब खींचना अगर एक्स अक्ष पे कटिंग मिल जाए कि एक्स अक्ष पे कहाँ कट कर रहा है, वाई अक्ष पे। तो ऐसा पॉइंट लेंगे जो एक्स अक्ष पे कट रहा है, वाई अक्ष पे, जिससे डायरेक्ट लाइन खींची जा सके। जैसे और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये एक्स है, ये वाई है। अब बताओ अगर केवल एक्स ही एक्स पे चल रहा है तो वाई कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वाई पे चले ही नहीं। जैसे मान लेते कह रहा है एक्स पे 3 चला, एक्स पे ही 3, बताओ वाई बोला नहीं,
तो वाई नहीं चला, अर्थात ये कितना पॉइंट 3,0, एक्स पे 3 चला, वाई पे चला ही नहीं, चला नहीं तो 0। क्लियर हुआ कि नहीं। ऐसे वाई पर, वाई मान लेते 5 चला, वाई 5 चला, लेकिन पहले एक्स लिखेंगे, ध्यान रखना, पहले क्या लिखेंगे एक्स, 5,0 नहीं लिखेंगे, 0,5 है, क्योंकि एक्स पर नहीं चले तो 0 एक्स वाला, वाई कितना चले 5, तो ये 0,5। अच्छा बताओ, लाइन खींचना हो तो ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे तो आराम से खींच देंगे कि नहीं। अगर ये 0 ना मिले, अर्थात अक्ष पे ना चले, तो बताओ दिक्कत हो जाएगी। जैसे मिल गया 1,1 और 1,2, 1,1 1,2, फिलहाल इससे भी खींच सकते हो, पटरी से मिलाओगे पता लग जाएगा कहाँ कट रहा कर रहा, लेकिन क्लियर नहीं होगा एक्स अक्ष पे कहाँ कट रहा है। जैसे मान लेते 1,1 लगभग यहाँ कहीं पर होगा, ये 1 और 1,2, एक्स पे 1 चलना है, वाई पे 2, ये। अब बताओ ये लाइन ऐसे पूरा कंप्लीट नहीं, कहाँ पे एक्स अक्ष को काटेगी, लेकिन अगर एक्स अक्ष वाला बिंदु मिल जाए तो फिक्स है कि यहीं काटेगा, वाई अक्ष वाला मिल जाती है यहाँ काटेगा। इस तरह से हो जाएगा कि नहीं, काम हो जाएगा। तो हम सब ऐसा अंक लेंगे कि जो इन्हीं को काटे, तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका होता है। बाकी तो मास्टर लोग बताएंगे, बस 2, 3, 4 पॉइंट बताएंगे, केवल 2 पॉइंट लेना है, एक्स अक्ष मिल जाए, वाई अक्ष। बताओ एक्स अक्ष पे कहीं पे कट कर रहा है, वाई अक्ष पे डायरेक्ट खींच देंगे नहीं, जैसे ये मिल गया तो ये खींच देंगे बिना देखे ही, पटरी सीधा उसी पॉइंट को मिला देंगे। और वही बीच वाला पॉइंट मिल जाए, कन्फ्यूजन रहेगा एक्स अक्ष पे काटेगा कहाँ, समस्या रहेगी कि नहीं रहेगी। इसलिए हम ऐसा ही पॉइंट लेंगे, और ऐसा पॉइंट बहुत आसान होता है। कैसे लेंगे, सबसे पहले ये y दिया गया, समझ रहे हो क्या है, y अच्छा है, y दिया गया क्या है, y अच्छा है, और x कौन सा अच्छा है, x अच्छा है, तो इसको ध्यान में रखे रहेंगे। तो अब तुम्हारे ऊपर है, सीधा x बराबर 0 लेंगे, क्या लेंगे, x बराबर 0। रीजन क्या है, x 0 लेंगे तो y का कुछ मान आएगा, और y का अगर मान आ गया तो बताओ y अक्ष पे क्लियर हो गई कि नहीं, लाइन कहाँ कट कर रही, तो y क्लियर हो गया। फिर एक बार y बराबर 0 ले लेंगे तो x अक्ष वाला क्लियर हो जाएगा। कब 0, x पे 0 लेंगे तो y अक्ष वाले कटिंग मिल जाएगी, और y 0 लेंगे तो x अक्ष वाला, ये तो होता है x अक्ष पे y 0, y अक्ष पे x 0। इसीलिए ऐसा 2 ही पॉइंट हमेशा लेंगे हम सब, इसके अलावा तीसरा पॉइंट नहीं लेंगे। तीसरा तब लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। कहाँ जरूरत पड़ेगी मैं अभी बता देता हूँ। x बराबर 0 लेंगे तो बताओ x बराबर 0 तो y बराबर कितना आ जाएगा 2, x आप क्या रख देंगे 0। यही तो बताया हूँ, जो x पे 0 है वही इसमें रख देना है। शून्य कभी बात हो रही थी इसके मान, तो y का मान कितना आ गया 1, y कितना आ गया 1, x बराबर 0 पर y कितना आ गया 1, अर्थात हमें पॉइंट क्या मिला 0,1, ये तो मिला, x 0 तो y 1। अब फिर से मुझे ये बिंदु मिल गया y 1 वाला, तो ये मान लेते 1 है। अब ये लाइन जाएगी तो यहीं सो के जाएगी, चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए कहीं से, लेकिन जाएगी क्लियर यहीं से, अब क्योंकि एक पॉइंट मिल गया। अब दूसरा क्या करते हैं, अब y 0 रख देंगे, तो y 0 रख देते हैं, y बराबर 0। अब समीकरण इसमें y बराबर 0 बराबर 2x प्लस 1, तो यहाँ से +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, बराबर 2x, यहाँ से 2 के गुणा है तो इधर -1/2, x बराबर कितना आ गया -1, पॉइंट क्या मिला -1/2, 0। अब 0, -1/2 नहीं मिला, -1/2, क्योंकि x वाला पहले लिखेंगे। अब ये पॉइंट दर्शाएं, एक पॉइंट तो तुम्हें मिल गया, ये पॉइंट है 0,1, क्लियर है क्योंकि y पर ही चले। और दूसरा का पॉइंट बताओ x प्लस में है कि माइनस में है, माइनस में है, तो ये 1 है तो लगभग 1 यहाँ कहीं पर इसका होता तो आधा लगभग यहाँ कहीं पर होगा, तो लगभग में बना देंगे कि आधा यहाँ पे कहीं पर होगा, क्योंकि ये 1 है तो इतना दूर पर भी 1 रहेगा, ये मूल बिंदु है, तो ये -1/2, 0 हो जाएगा। 2 पॉइंट मिल गया कि नहीं मिल गया। अब कुछ करेंगे नहीं, पटरी उठा के ऐसे मिला देंगे, यही क्या हो गया, ग्राफ हो गया किसका, y बराबर 2x प्लस 1 का। कुछ समझ में आया ग्राफ। 2 ही पॉइंट हमने लिया, डायरेक्ट खींचा। तुम्हारा कोई जरूरी नहीं कि मैं जो पॉइंट ले रहा हूँ वही तुम लो, कोई भी पॉइंट ले लो। तुम्हारा मन है x बराबर 1 लेंगे तो 1 ले लो, लेकिन समस्या ये रहेगी क्लियर नहीं होगा x अक्ष पे कहाँ पे काटेगा। अब जो पॉइंट आएगा इसी लाइन पर ही रहेगा, x बराबर 1 पर भी जो पॉइंट आएगा इसी लाइन पर। इसीलिए इस द्विचर में पढ़ाएंगे, इस तरह के समीकरण के अगर एक दिया है तो उसके अनेक हल होते हैं। जैसे कभी कभी दोनों समीकरणों सेम दे देगा, जैसे दे देगा 2y बराबर 4x प्लस 2, तो यदि हम कॉमन लेंगे तो यही समीकरण बन जाएगा। तो उसके अनेक हल हो जाते हैं, क्योंकि अनेक पॉइंट जो मर्जी वो मान सकते हो। तो ये 2 में पढ़ेंगे हम सब। तो ग्राफ बनाना कुछ सीखे, तो मैं कुछ दे रहा हूँ घर से, लेकिन ग्राफ बनाने की कोशिश करना, लिखना फटाफट।
मैं सिर्फ लिख रहा हूँ फटाफट। और ग्राफ जरूर बनाना, नहीं तो भैया 3 चैप्टर भूल जाना मुझसे। द्विचर भूल जाओगे क्योंकि द्विचर में यही ग्राफ मिलेगा तुम्हें घुमा फिरा के। दूसरा का चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति तो हवा नहीं लगेगी कि का पढ़ रहे हैं हम सब, ये अगर नहीं सीखे रहोगे तो। ये दोनों चैप्टर से प्रश्न खूब आते हैं, ऐसा नहीं आते, बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। तो ये चीज़ अगर सीखे रहोगे तो अच्छे अच्छे प्रश्न को निपटा दोगे। और नहीं तो भैया वही रट लेना, उसी को मैं रटने वाला भी बताऊंगा कि ये रट लो, तो रटना वटना नहीं है। तो लिख